Namaskar, good evening. All of you are most welcome on our YouTube channel Dr. अखिलेश शर्मा। हम आगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने डिस्कशन किया द रूट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में हमने सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर डिस्कशन किया। सलाइवरी ग्लैंड के बाद अब हम डिस्कस करते टंग के ऊपर। ये टंग हमारी ओरल कैविटी के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर इलास्टिक मसल्स होती है, इलास्टिक टिश्यूज की बनी होती है। जब ही तो हमारी टंग को फोल्ड कर लेते हैं, अंदर घुमा लेते हैं, क्योंकि ये स्मूथ इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। ये टंग हमारी वॉलेंट्री मसल्स से मिलकर बनी होती है। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब है कि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, इस कारण इसको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। टंग की जब हम बात करते हैं, टंग का जो इट प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये हमारे माउथ की फ्लोर पर हमारी टंग रहती है। एंड इट इज अटैच टू द हायोइड बोन एट द बेस। जहां हमारी टंग खत्म होती है पीछे की साइड, वहां हायोइड बोन पर जाके ये अटैच होती है बेटा। इट इज जॉइंड टू फ्रेन्यूलम एट द बेस। फ्रेन्यूलम कौन सा है? आपकी जो टंग में जो नीचे का हिस्सा है, ये जहां आप जैसे टंग को एलिवेट करोगे, उठाओगे, तो नीचे से जहां आपकी टंग जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। दिखाई दे रहा है? इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। सबके पास अपनी टंग है, आप देख सकते हो उसको। टेस्ट वर्ड्स आर फाउंड हियर। टेस्ट वर्ड्स यहां पाई जाती है, जो कि स्वाद का मालूम करती है कि कौन कौन सा स्वाद किससे नहीं, कौन सी जगह से प्राप्त होता है। आर्टेरियल ब्लड हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू टंग को सप्लाई होता है, और वीनस ड्रेनेज के थ्रू जो लिंगुअल वेन्स है। आर्टेरियल मींस कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्लड सप्लाई करती है टंग को, और लिंगुअल वेन वीनस ड्रेनेज का काम करती है। हमारी टंग के जो फंक्शंस है, ईट एंड च्यू फूड्स, खाना खाने के अंदर, चबाने के अंदर टंग आपकी हेल्पफुल होती है। बोलने के अंदर हेल्प इन स्पीकिंग, हेल्प टू स्वेलो फूड, फूड को निगलने के अंदर। और जो हमारी टंग के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ये टेस्ट बर्ड्स टेस्ट का मालूम करते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग पर पाए जाते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं टीथ के ऊपर। टेस्ट बर्ड का जब सेंसरी ऑर्गन के अंदर और डिटेल डिस्कशन आएगा, हम और डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अब हम स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं बेटा टीथ के ऊपर, कि जो टीथ हमारे ओरल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, टीथ फ्लोर ऑफ द माउथ पे होते हैं, और फाउंड एट द एल्वियोलर रेज एट बिटवीन द मैक्सिला एंड द मैंडिबल बोन्स। मैक्सिला ऊपर वाली, मैंडिबल नीचे वाली। इसकी जो रिज, रिज मींस जो परिधि और जो सीमा, उसके ऊपर आपके दांत फंसे हुए होते हैं। एवरी ह्यूमन हैज 2 सेट्स ऑफ टीथ। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 होते सेट टीथ के। सबसे पहले टेम्पररी सेट एंड परमानेंट सेट। जब हम बच्चे थे, अप टू 6 ईयर, उस टाइम पर जो टीथ आए थे, उन टीथ को टेम्पररी टीथ बोला जाता है। ये टेम्पररी टीथ 6 मंथ टू 6 ईयर्स तक पाए जाते हैं, जिनके नंबर 20 होते हैं। 20 टीथ। इन टीथ्स को हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरे टीथ होते हैं बेटा हमारे, इनको बोला जाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ 32। लड़ाई होती है जब बोलते हैं ना, तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, तेरे दांतें तोड़ दूंगा, पूरे 32 उखाड़ दूंगा। 32 मीन्स 32। 32 मीन्स 32। आपके 32 दांत होते हैं जो परमानेंट होते हैं। ये हमारे टेम्पररी टीथ टूटने के बाद में ये हमारे अंदर आते हैं। जब हम टीथ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो टीथ के अंदर
तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, रूट और नेक। अब मैं एक टीथ की स्ट्रक्चर बनाता हूं, जिस स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। जब हम टीथ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे एक मैं बाहर की इस लेयर की बात कर लेता हूं। ये लेयर हमने बनाई, इस लेयर के बाद ये दूसरी लेयर हमने बनाई। बेटा ध्यान देना इधर से, इस आउटर लेयर को हम इनेमल बोलते हैं। इस इनेमल के बाद में जो एक नेक्स्ट लेयर आती है, इस लेयर को हम डेंटिन बोलते हैं। मींस आउटर लेयर इनेमल होती है, सेकेंडरी लेयर डेंटिन होती है। इस डेंटिन लेयर के बाद में हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ये ब्लड वेसल्स हमारे टीथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गई? ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इसके अंदर पाई जाती है। इस नर्व्स के बाद में एक और स्ट्रक्चर होती है, ये तो हो गई हमारे नर्व्स और ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, उसके बाद में जो लास्ट रूट पाई जाती है, लास्ट जो एक लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम रूट। कहने का मतलब बेटी मैं एक बात बता दूं, कई जगह से आपको टीथ की स्ट्रक्चर यदि पढ़नी है तो सिंपल वे में मैं आपको बता दूं, जब हम टीथ के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो देखो बेटा मैं बताऊं आपको कि ये हमारा टीथ बना, या एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको एक बार टीथ दोबारा बता देता हूं बेटा, कि जो टीथ की एक इजी सा डायग्राम बता देता हूं, एक इजी सा डायग्राम। सबसे पहले तो ये हमारा जो, एक मिनट, ये तो टीथ नहीं बना, ये तो कुछ और बन गया। ये जो हमारा टीथ है बेटा, इस टीथ की आउटर जो लेयर है इसको बोलते हैं एनेमल। दूसरी लेयर कौन सी बन गई बेटा? डेंटाइन। इस डेंटाइन के बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज वाली बन गई, और एक हो गई ये इसके बीच में, ये जो बीचों बीच पाई जाती है ये नर्व्स होती है। ऊपर वाले को क्राउन बोलते हैं, बीच वाले और नीचे वाले को रूट बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? बीच वाले को क्राउन, नेक और रूट। इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं बेटा नेक। आपके दांत के आउटर पोर्शन को इनेमल लेयर होती है, उस इनेमल लेयर के बाद में जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं डेंटिन। डेंटिन के बाद में जो नेक्स्ट जो ये लेयर होती है इसको बोलते हैं बेटा पल्प कैविटी। इसको कई किताबों के अंदर, ये डेंटिन हो गई, ये पल्प कैविटी भी बोला जाता है इसको, पल्प कैविटी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है बेटी, और नर्व्स आपकी यहां पर पाई जाती है। समझ में आया? हमारे जब सिंपल से एक डायग्राम का हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे टीथ की आउटर जो लेयर होती है उसको एनेमल बोलते हैं, और जो दूसरी जो लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं, और जो बीचों बीच हमारे इसको टीथ को जो ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लड वेसल्स, और नर्व्स जो हमारे नर्व स्टिमुलेशन देती है कि हमारे टीथ से हमें ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। तो आपको ये समझ में आया? इसके बाद पल्प कैविटी इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द टूथ। मैंने जो आपको बताया बेटा कि इसके अंदर जो बाहरी लेयर एनेमल, जो दूसरी लेयर डेंटिन, और जो अंदर जो ये है इसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। ये याद करना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी, जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तीन ये याद कर लो, वो डायग्राम आप छोड़ दो, आप ये डायग्राम याद कर लो कि आपको तीन लेयर बनानी है। आउटर लेयर एनेमल, दूसरी लेयर डेंटिन, तीसरी लेयर जो आती है आपकी पल्प कैविटी आती है, जिसके अंदर आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स देती हैं। आपका जब दांत उखड़ा होगा, दांत टूटा हुआ दांत के देखा होगा, बीच में एक छेद पाई जाती है दांत के अंदर, और वो उस जगह रेडनेस होती है। वो रेडनेस शो करता है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई थी, और ब्लड सप्लाई जब ऑब्स्ट्रक्ट होती है और जब उस टीथ को नरिशमेंट रुकता है
तभी जाके तो हमारे टीथ ब्रोकन होते हैं। तो बेटा आपको याद क्या करना है, इस टीथ की 3 लेयर होती है, आउटर लेयर एनेमल, दूसरी लेयर डेंटिन, तीसरी जो लेयर होती है वो पल्प कैविटी होती है, जिसके अंदर नर्व और ब्लड सप्लाई करती है। ये चीज समझ में आई बेटा। ये डायग्राम आपको इजी पड़ेगा, इसको याद रखना है। इस ऊपर वाले पोर्शन को आप क्राउन बोल दो, बीच वाले पोर्शन को नेक बोल दो, और नीचे जो आपका है वो रूट हो गया। ठीक है बेटा। इसमें और दिखाना है तो यहां पर ये गम्स लिख दो। मसूड़ों के अंदर आपका आधा दांत फंसा हुआ है, ये चीज समझ में आई आपको। दांत के अंदर, अरे बेटा एक दांत ऐसे सिंपल सा बना लेना, उसमें आउटर लेयर एनेमल, दूसरी लेयर डेंटिन, तीसरी पल्प कैविटी, ये इस तरीके से लिख देना। ये एनेमल आया बेटा। हमारे पल्प कैविटी फाउंड एट द सेंटर ऑफ द टीथ। इस टीथ के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स फाउंड होती है। सब्सटेंस अबव द क्राउन इज कॉल्ड एनेमल। जो हमारा बाहर जो चमकदार पोर्शन है, जिससे कि हमारा दांत चमकता है, शाइन करता है। ऑर्बिट खाओ, दांते चमकाओ। तो जो दांत चमकता है, ये बाहर चमकदार पोर्शन एनेमल होता है बेटा। तो टूथ के अंदर एनेमल इज द कवरिंग ऑफ ए पार्ट विच प्रोजेक्ट्स अबव द गम। जो ये गम मसूड़ों के ऊपर जो दिखाई देता है चमकदार, ये एनेमल होता है। पल्प कैविटी अंदर पाई जाती है। डेंटिन मास एंड हार्ड मटेरियल होता है जो एनिमल के नीचे पाया जाता है। यह चीज समझ में आई बेटा। ठीक है बेटा। एक क्राउन कहां होता है बेटा, क्राउन हमेशा गम से ऊपर के पोर्शन को क्राउन बोलते हैं, और जो गम से जो चारों तरफ से कवर रहता है मसूड़े से, उस एरिया को बोलते हैं नेक, जो थोड़ा सा यहां गम के कांटेक्ट में आ जाता है। और नीचे जो आपका दांत फंसा हुआ उसको बोलते हैं बेटा रूट। आपके रूट से कनेक्ट होती है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है। ये हो गया हमारा ओरल कैविटी के बारे में डिस्कशन। ये समझ में आया। तो बेटा यदि आपसे बहुत बार पूछा जाता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, तो टीथ की जब बात आए आपके पास, तो टीथ में आपको यह बताना है कि हमारे टीथ के अंदर 3 लेयर होती है। पहली एनेमल, दूसरी डेंटिन, और बीच में जो पाई जाती है वो पल्प कैविटी होती है। इस पल्प कैविटी के अंदर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स और नर्व्स और लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, जो कि स्टिमुलेशन और ब्लड का नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो आता है, जो दूसरी चीज आती है, वो आती है फेरिंग्स। हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो इसका पाथवे है, उसमें आता फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स है, ये 12 से 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। फेरिंग्स कितना लंबा होता है भैया, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है क्या, फेरिंग्स। ठीक है बेटा। जो कि स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। फेरिंग्स स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट बेस ऑफ द स्कल, हमारे स्कल के बेस से अप टू 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये पाया जाता है हमारा फेरिंग्स। ये फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं फेरिंग्स इस कारण, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे है, लेकिन फेरिंग्स इस कारण बताएं क्योंकि ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं आता है। फेरिंग्स के अंदर नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स पाया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया है कि जो फेरिंग्स का पार्ट हमारी नोज से कनेक्टेड है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, जो ओरल कैविटी से कनेक्ट है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और जो फेरिंग्स अपने नीचे वाले लैरिंग्स से जो कनेक्टेड है उसको लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। हमारे फेरिंग्स की इनर लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, मिडिल लेयर फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है, और आउटर लेयर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स की बनी होती है। अब हम फेरिंग्स के बाद डिस्कशन करते हैं हमारे फूड पाइप, खाने के अंदर ईसोफेगस। किसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ईसोफेगस के ऊपर। OESOPHAGUS, ईसोफेगस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। बेटा ये ब्रीफली एंड शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको याद करना है, जो आपको समझना है, इस चीज को माइंड में इंटरप्रिटेशन करना है। ये शॉर्ट एंड ब्रीफली कंटेंट आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी और भी हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। किताबें अनमोल है, किताबें बहुत पाई जाती है। जब हम बात करते हैं ईसोफेगस के अंदर, तो ईसोफेगस हमारी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी लंबी होती है बेटा ईसोफेगस हमारी,
25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के सामने और ट्रेकिया के पीछे पाई जाती है। ये ट्रेकिया और पीछे वर्टिब्रल कॉलम। तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम के सामने और ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस पाई जाती है। समझ में आया बेटा? ट्रेकिया के पीछे, आगे तो ही नहीं है कुछ ट्रेकिया के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के सामने ईसोफेगस पाई जाती है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप और गुलेट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या भैया? फूड पाइप, और इसको और क्या बोलते हैं? गुलेट। गुलेट, वो बुलेट सुनी होगी ना तुमने, बुलेट मोटरसाइकिल, वो बुलेट की जगह गुलेट कर देना, तो ये गुलेट हो गई। द अपर इंस्पेक्टर ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज क्रिकोफेरेंजियल इंस्पेक्टर। अब जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस का जो अपर इंस्पेक्टर है, मींस जैसे हमारी ये ईसोफेगस है, तो इसका जो अपर इंस्पेक्टर है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्रिकोफेरेंजियल इंस्पेक्टर, क्योंकि ये फेरिंग से कनेक्ट होता है। तो समझ में आया बेटा? स्पेशल इंस्टीट्यूट, आपको समझ में आया ये कि हमारे ईसोफेगस का जो सबसे पहला जो इंस्पेक्टर है, उसको क्रिको इंस्पेक्टर बोलते हैं, जो कि फेलेंजेस से कनेक्ट होता है। ये क्या करता है बेटा? इट स्टॉप्स द एयर फ्रॉम कमिंग इनटू द ईसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब बेटा देखो, सुनना, इसका क्या रोल हुआ कि कोई जो सांस लेगा, उसकी सांस रेस्पिरेटरी रूट में चली जाएगी, उसका रेस्पिरेशन इधर नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी ढक्कन लगा हुआ है, इधर तो ऑलरेडी ढक्कन लगा हुआ है। तो मैं आपसे कभी क्वेश्चन करूं कि हमारे ईसोफेगस का फेरिंजेस के पास में कौन सा इंस्पेक्टर होता है जो उसके अंदर रेस्पिरेशन को जाने से रोकता है, तो क्रिकोफेरेंजियल इंस्पेक्टर ये पाया जाता है। द लोएस्ट पार्ट इज नोन एज कार्डियक और लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर। ये ईसोफेगस आगे जाके हमारे स्टोमक से जुड़ जाता है। ये स्टोमक बन गया आपका, ये स्टोमक बन गया आपका। तो स्टोमक के सबसे ऊपर वाले इस इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? कार्डियक इंस्पेक्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्डियक इंस्पेक्टर। अब आपको या ईसोफेजियल इंस्पेक्टर, कार्डियक इंस्पेक्टर या ईसोफेजियल इंस्पेक्टर। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके ईसोफेगस का जो पहला इंस्पेक्टर होता है, उसको क्रिकोफेरेंजियल इंस्पेक्टर बोलते हैं, और जो लास्ट में जो स्टोमक से कनेक्ट होने से पहले जो इंस्पेक्टर बनता है, उसको कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं। और हमारे स्टोमक के अंदर यदि मैं आपसे दो इंस्पेक्टर्स के नाम पूछूं, तो आप बताएंगे सर पहला तो कार्डियक इंस्पेक्टर होता है और दूसरा पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है। ये आया समझ में? दोनों इंस्पेक्टर समझ में आ गए बेटा कि हमारा पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहां पाया जाएगा? जहां पर ड्यूडोनम कनेक्ट होगी हमारे स्टोमक से, वहां पर ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाता है। एक डिजीज कंडीशन होती है, उस डिजीज कंडीशन का नाम है पाइलोरिक स्टीनोसिस। पाइलोरिक स्टीनोसिस का मतलब, अब पाइलोरिक का तो तुम्हें समझ में आ गया कि जहां जो हमारा स्टोमक है ये जे शेप का है, ये स्टोमक का दूसरा जो इंस्पेक्टर जहां ड्यूडोनम से कनेक्ट होता है, ये हमारा ड्यूडोनम से कनेक्ट है। तो ड्यूडोनम और स्टोमक जहां कनेक्ट हो रहे, वहां ये जो इंस्पेक्टर पाया जा रहा है, इसको पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोला जाता है। अब ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर की एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है पाइलोरिक स्टीनोसिस। जब हम पाइलोरिक का मतलब तो समझ गया भैया, ये मामला है। स्टीनोसिस को जब हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, तो स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग होना। नैरोइंग का मतलब होता है सकरा होना। सकरे होने से क्या होगा भैया कि ये जो आपका पाइलोरिक इंस्पेक्टर यहां पाया जाता है, ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर सकरा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी। तो खाने का क्या होगा भैया कि खाना पूरा बाहर नहीं जा सकता। अरे नॉर्मली कम क्वांटिटी में जाता है, लेकिन रास्ता ही कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो और भी खाना कम जाएगा।
इस कंडीशन में मरीज को उल्टी आती है। मरीज को जो उल्टी आती है उसको क्या बोलते हैं भैया? वॉमिटिंग। उस वॉमिटिंग का नाम क्या भैया? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। इसको क्या बोलते हैं भैया? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। कभी कभी पंडित जी के भाव में चला जाता हूं ना मैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में होती है? पाइलोरिक स्टीनोसिस में। और पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होता है? तो ये होता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर का नैरोइंग हो जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पाया जाता है? हमारे स्टोमक और ड्यूडोनम के बीच में एक वाल्व होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कैसी होती है? तो अतिका ने बताया, शाम को मुझे तो जो उल्टी आती है वो छोटी छोटी सी आती है, क्योंकि एक रोटी खाती हूं तो चौथाई हिस्सा एक बार निकालती हूँ, चौथाई दोबारा निकालती हूँ, चौथाई तिबारा निकालती हूँ, हाथ में ही आ जाता है, फेंक देते हैं। तो मैंने बोला भैया प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल का मतलब है एक साथ प्रेशर से निकालना करके पूरा। उस वॉमिटिंग को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जिसमें प्रेशर से तुम फेंकते हो, उस वॉमिटिंग को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ये चीज समझ में आई आपके? अब कोई दिमाग में कंफ्यूजन? मजा आ गया सुनने में? प्रवचन सुने, ज्ञान की बातें हुई, डिस्कशन हुआ, बढ़िया लगा। अब हम दोबारा ये नहीं बताएंगे क्योंकि अतिका ने मना कर दिया है, सर मैं फीस एक बार बताने की दूंगी, दो बार बताने की नहीं, बाकी फीस हम लेते नहीं। तो ये ईसोफेगस में ये चीज समझ में आई बेटा? ईसोफेगस की जब बात करते हैं तो नीचे इंस्पेक्टर आ गया, कार्डियक इंस्पेक्टर स्टॉप द एसिड फ्रॉम गोइंग टू द ईसोफेगस। अब मेरी बेटी देखो सुनो एक मिनट, है क्या है, इन टॉपिकों को आप मजे से पढ़ोगे तो ये आपको आनंद देगी और आपको याद भी होगी। अब कैसे याद होगी? हमारी किताब की एक लाइन में बोला है, कार्डियक इंस्पेक्टर स्टॉप्स द एसिड फ्रॉम गोइंग टू द ईसोफेगस। इसने ये बोला है भैया, ये कार्डियक इंस्पेक्टर एसिड को जाने से रोकता है ईसोफेगस में। अब आपको पता है कि आपके स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि HCl का सिक्रीशन होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड हो गया ना, इस एसिड के कारण ये जो इंस्पेक्टर है ये रोक लेगा, अंदर ही रहो। जब हमें उल्टी होती है तो ये इंस्पेक्टर भी लूज होता है, ये इंस्पेक्टर भी लूज होता है, जब निकल के मामला बाहर आता है। वरना ये इंस्पेक्टर जब तक टाइट रहेगा कुछ नहीं निकल सकता। कई बार ओवर ईटिंग या कुछ खाने पीने में, जैसे कई बार पहले मुझे हो जाता था, मैं बहुत ज्यादा खाना खाता था या कुछ करता था, तो ये मेरे जो ये दोनों इंस्पेक्टर बड़े लूज रहते हैं। तो एसिडिटी के दौरान भी जो एसिड कहां से आता है? अरे कोई अंदर भट्टी थोड़ी खुदी हुई है, आपके स्टोमक से जो HCl है, ये इंस्पेक्टर लूज हो गए थोड़े से, वो आपको एसिडिटी छोड़ते रहते हैं। आप उसको, अब कई लोग पूछते हैं सर, आपसे कोई पूछता है सर एसिडिटी का कोई बताओ कि एसिडिटी का हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, तो मैं एक नॉर्मल तरीका एसिडिटी का बताता हूं। जब भी आपको एसिडिटी हो जाए, आप जो मुंह में एसिड आ रहा है उसको स्प्लिट आउट करते रहिए। जब आप एसिडिटी के एसिड को स्प्लिट आउट कर देंगे तो अंदर मुंह में एसिड जितना भी था वो बाहर निकल गया, तो बचेगा ही नहीं, तो एसिडिटी खत्म। नो जरूरत ऑफ इनो एंड एनीथिंग, जितने की इनो आए वो मुझे दे जाना, इलाज घर का बता दिया। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं लेयर्स ऑफ द ईसोफेगस। तो हमारे भैया इसके अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है ईसोफेगस की, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले वो आती है हमारी आउटर लेयर। देखो सब जगह यही होती है, आउटर, मिडिल और इनर, सबका गेम एक जैसा, बस थोड़ा सा नाम याद रखना, आउटर। दूसरी हो गई हमारी मस्कुलर लेयर, और मस्कुलर लेयर के बाद में कौन सी हो जाएगी? सम नेक्स्ट जो हमारी जो लेयर हो गई वो सब म्यूकोसा लेयर हो गई, सब म्यूकोसा लेयर। और सब म्यूकोसा लेयर के बाद कौन सी आ गई हमारी? इनर लेयर। ये चार लेयर हमारे इसके अंदर ईसोफेगस के अंदर पाई जाती है। तो आउटर लेयर के अंदर, जो आउटर लेयर है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इतना तो नाम याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन नाम याद कर लेंगे तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा, संग संग में मेरा भी हो जाएगा। आउटर लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज के अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। मस्कुलर, मस्कुलर के अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल
मस्कुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। ये बेटा थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे आपको। सब म्यूकोसा लेयर हो गई, और इनर लेयर आपकी कौन सी हो गई? म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर म्यूकस सीक्रेट करती है, जब ही तो आपकी ईसोफेगस चिकनी बनी रहती है। ईसोफेगस की चिकनाई को बने रहने के लिए आपकी म्यूकस लेयर बड़ी जिम्मेदार है। ठीक है भैया। ब्लड सप्लाई आपकी ईसोफेगस को इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज करती है। कौन ब्लड सप्लाई करता है इसको? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी हमारी इसको ब्लड सप्लाई करती है ईसोफेगस को। तो ये एक चीज आई समझ में आपको ईसोफेगस के बारे में। पता पड़ा कौन सी ईसोफेगस कहां हुई? इस ईसोफेगस के अंदर। अब हमारे खाने का क्या क्या फंक्शन होता है? तो ईसोफेगस क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ बोलस। अरे भेंजी प्राची, बोलस का मतलब क्या होता है? लुगदी बनाना। लुगदी बनाना। तुम रोटी खाती हो ना, चबाती हो चबाती हो चबाती हो, चबाने के बाद तुम बाहर निकाल के देखना लड्डू बना हुआ मिल जाएगा। उस लड्डू को क्या बोलते हैं? बोलस। समझ में आ गया थी का? तो बोलस कौन बनाता है? हमारी माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस। और वो बोलस हम एक संग सटक लेते हैं अंदर। समझ में आया? जैसे गुलाब जामुन को सटकते है ना, कि चबाते हैं, उसका भी हम बनाते हैं, मामला करते हैं। When eat food the teeth। अब देखो सुनो भाई, हमें सब पता है। इस इंग्लिश में किताब वाले ने क्या लिखा है? जो हमें पता है वो इसने अपने शब्दों में लिख दिया। हम हमारे शब्दों को लिख नहीं पा रहे। खेल तो सब शब्दों का है। इसने लिखा है व्हेन वी ईट फूड, हम जब खाना खाते हैं, टीथ हमारे खाने को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते, और हमारी जो टंग है, टंग हमारे पलटे का काम करती है, इधर से कर करके उल्टा पुल्टा करके, इधर से जमा करके, मजा आ गया। तो ये सब कुछ इकट्ठा करके एक बोलस बना देती है ना। जैसे हम बनाते हैं ना, कढ़ाई के अंदर चलाते हैं पलटा, तो बोलस तैयार हो गया हलवे का। नहीं बनाया तुमने अभी तक? तुम डायरेक्ट खाना ऐसे खा लेती हो? वो तेरी, ये बंदे खतरनाक है। और ये खाना हमारा सलाइवा के संग मिक्स हो जाता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं, और इसको हम स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। खाना निगलना तो होता है कि अपने आप ही चला जाता है? कुछ तो यूं तो करना पड़ता है कि डायरेक्ट अंदर ले जाते हैं मैडम जी। तो बस हमारे भैया ईसोफेगस का कोई फंक्शन पूछे तो दांत हमारे खाने को काटते, पीसेस में डिवाइड करते, सलाइवा उसके साथ मिलती है और टंग उसे मिलाती है, और ये सब मिलके एक बोलस बना लेते हैं। इस बोलस को हम सटक जाते, सटक के ये ईसोफेगस के रास्ते में फूड पाइप से होती हुई, इसका नाम है फूड पाइप। इसको मजे में कहते हैं हम गुल्लट। कहां जा रही है? तो ईसोफेगस में से होता हुआ खाना हमारे स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक हमारा ऐसा खुला पड़ा है, आओ। ठीक है भैया, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, स्टोमक। सही लग रहा है? अरे यार, ऐसे मजे से पढ़ोगे ना आप लोग तो बहुत याद हो जाएंगी चीजें। पता है, बहुत इजी एस्पेक्ट्स हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीजें। आप इनको याद करो, मजे से पढ़ो, तो मजा आपको भी आएगा यार। जैसे मेरे को पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा है, तो और भी आपको आनंद आएगा। लेकिन आप आनंद देना नहीं चाहते, ना लेना चाहते, क्योंकि आपको तो क्या है, घर वाले जबरदस्ती पढ़ाते। पढ़ ले ये देवी, पढ़ ले देवी, पढ़ ले। घर वाले हाथ जोड़ रहे, देवी पढ़ ले, कुछ हमारा ही भला हो जाएगा। देवी रुष्ट है, बोला नहीं पढ़ूंगी, गुस्से मुंह। नेक्स्ट आता है स्टोमक। नेक्स्ट आता है स्टोमक। स्टोमक सबके पास है, कईयों के पास ज्यादा है, कईयों के पास कम है, कईयों के पास मोटा है, कईयों के पास कम है सबके पास है। ठीक है भैया, इसको कम करने के पीछे हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा भी कम हो जाए, लेकिन कम होने का नाम निशान नहीं ले रहा। जब अच्छा दिखता है तो हम ले ही लेते हैं, तो स्टोमक फुल हो जाता। स्टोमक की जब शेप की बात आती है बेटी, तो मैंने आपको बताया स्टोमक हमारा जे शेप का होता है, और ये स्टोमक हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट का डायलेटेड ऑर्गन है। अरे भाई, फूला हुआ ही तो ऑर्गन है। सब आ जाओ मेरे अंदर। खाने का स्टोरेज कौन करता है? स्टोमक। तुम गए बारात में तुमने खा लिए बहुत सारे आइटम एक साथ खिसक के रेक्टम तक थोड़ी पहुंच रहे, सारा स्टोर होता है कहां जाके? स्टोमक में। जब आपका स्टोमक अब तो ऊपर तक आ रहा है, अब नहीं खाना भाई, तो स्टोमक क्या है? एक सेंटर है जहां सब कुछ आपका मामला मिक्सिंग हो रहा है। आप ये सोचो, स्टोमक एक ऐसा ऑर्गन है जहां तुम्हारी आइसक्रीम भी मिक्स हो रही है, रसगुल्ला भी मिक्स हो रहा है, दही भी मिक्स हो रहा है, हल्दी भी मिक्स हो रही है,
सब्जी भी मिक्स हो रही है, धनिया भी मिक्स है, सब कुछ मिक्स है स्टोमक के अंदर, क्योंकि स्वाद तो आपका जीभ पे खत्म हो गया, टंग तुमने पड़ी नहीं, तो स्टोमक में तो खाना जाके मिक्स अप हो गया। अब उसने अपना छोड़ना स्टार्ट करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लो जी, फिर उधर से रेनिन, पेप्सिन, ये एंजाइम आ गए जी, आओ अब इसका डाइजेशन करो भैया, ये मिक्सअप कर दिए हमने, चलो अब ये घुल गया इनमें। ये घुलते खाने के अंदर जो कीटाणु वीटाणु थे वो सब मर गए। मरने के बाद में बोला जी अब क्या करे, तो उसमें अभी क्वांटिटी देखो, मेरे को याद नहीं है, मैं बताऊंगा, 20 ml करके ये ड्यूडोनम में बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बेचते हैं। ड्यूडोनम में जाके पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होते, खाने की कुटाई होती है, जैसे तुम्हारे डंडा पड़ते हैं ना मम्मी पापा के, तो ऐसे ही इस खाने के ऊपर इंटेस्टाइन के डंडे पड़ते हैं। उस इंटेस्टाइन के डंडे, जो इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेरास्टाल्सिस मूवमेंट। अब तुम डंडा मत लिख के आ जाना एग्जाम में, वरना फिर डंडा ही मिलेगा। हाँ, डंडा लिखा तो अंडा मिलेगा, और डंडे की जगह पेरास्टाल्टिक मूवमेंट लिखा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट से वो 20-20 ml खाना आगे खिसकता हुआ जाता है, तो खिसकता हुआ जाता है तो खाने का ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होना है, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता जाता है। तो अभी हम स्टोमक तक पढ़ रहे। अब भैया स्टोमक ने क्या क्या कर दिया, ये स्टोमक के जो इट इज फाउंड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन के अंदर पाया जाता है। ये स्टोमक हमारा एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकस तक और लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तक ये स्टोमक पाया जाता है। समझ में आ गया? अब यदि कोई कहे, हमसे अतिका कहे मेरे यहां पेट में दर्द हो रहा है, तो आप समझना इसके लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है। ये बोले मुझे यहां दर्द हो रहा है, तो बोलना इसके एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, जिसके कारण एसिडिटी हो सकती है। ये बोले मेरे अम्बिलिकस तक दर्द हो रहा है, तो बोल रहा है इसने उल्टा पुल्टा खाया है, चाउमीन खा के आई है ये, तो भाई इस कारण इसके दर्द हो रहा है। ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन के स्टूडेंट है। ठीक है, ये चल रहा है हमारा, चल रहा है भाई लाइट ऑन। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक की जब हम बात करते हैं बेटा, तो स्टोमक हमारे लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में पाए, ईसोफेगस के नीचे स्टोमक ही आता है। स्टोमक का लो भाई हमने डायग्राम बना दिया, ये लो भैया तुम बन जाओ पहले नीचे, ये घुस गया, ये स्टोमक तो मैं बहुत बढ़िया बनाता हूं पता, ये लो जी, है ना, ये स्टोमक मेरा सबसे बढ़िया स्टोमक ही बनता है, क्योंकि स्टोमक ही मेरे पास है, बाकी तो सब पढ़ना है। तो इस स्टोमक के ऊपर वाले को तो हमारी अतिका ने बोला इसको कार्डियक इंस्पेक्टर बोलो, और हमारे इसने शमा ने बोला इसको ईसोफेजियल इंस्पेक्टर बोलो। अब दोनों की बात माननी पड़ी, तो हमने इसके दोनों नाम रख दिए, ईसोफेजियल इंस्पेक्टर और कार्डियक इंस्पेक्टर। जैसे एक बच्ची हुई किसी के, और उसके पापा ने बोला इसका नाम अतिका रखो, और मम्मी ने बोला नहीं मैं तो गीता रखूंगी। तो अब क्या करे, अब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, तो उससे ऐसा कर लो कि डॉक्यूमेंट्स में अतिका नाम रख लो, घर पे गीता कह लो, दोनों खुश। तो भैया इस स्टोमक के जो इस इंस्पेक्टर का नाम अतिका ने बताया कार्डियक इंस्पेक्टर, तो हमने ये रख लिया, और शमा ने बताया ईसोफेजियल इंस्पेक्टर, तो ये दोनों नाम रख दिए, दोनों खुश। इसका हमने हमारे हिसाब से रखा, क्योंकि हम गुरुजी है, तो हमने बोला भाई ये हम रखेंगे, तो इसका नाम रख दिया हमने कार्डियक इंस्पेक्टर। अब नहीं, इसका पाइलोरिक इंस्पेक्टर। कभी सभी टंग स्लिप हो जाती है, चिकनाहट ज्यादा है ना, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेशन ज्यादा होता है, तो इधर उधर गलत पलटा मार जाती है ना, तो टेंशन ना लिए। इट इज अटैच्ड टू द कार्डियक इंस्पेक्टर। द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक हैज टू कर्वेचर्स। लोअर पार्ट जो है हमारा स्टोमक का, ये तो हो गया अपर पार्ट। लोअर पार्ट बेटा दो पार्ट में दो कर्वेचर हो रहे हैं, देखो एक कर्वेचर यहां, दूसरा कर्वेचर ये थोड़ा सा यहां घूमता है, तो दो कर्वेचर पाए जाते हैं। Stomach is on the upper curvature of the esophagus above the stomach is on name or known as lesser curvature। ये जो कर्वेचर पाया जाता है ये अपर कर्वेचर होता है, और ये जो होता है ये लेसर कर्वेचर, यहां छोटा कर्वेचर पाया जाता है। द लोअर कर्व इज नोन एज ग्रेटर, एक मिनट सर, द अपर कर्वेचर ऑफ द ईसोफेगस अबव द स्टोमक इज नोन एज लेसर कर्वेचर। वो तेरी इसकी बात ही अलग है। इस जो बड़े वाले ग्रेटर कर्वेचर को, इस ग्रेटर कर्वेचर को उल्टा बोला जाता है लेसर कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं हम? लेसर कर्वेचर। और जो ये यहां लेसर कर्वेचर पाया जाता है, लेसर कर्वेचर पाया जाता है, इसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, ये अलग नाम है। नहीं सर, इसमें लिखा है कि ऊपर वाले को लेसर और इधर वाले को ग्रेटर बोलते हैं।
हाँ बेटा, ये तो मैंने बोला है, इस वाले को लेसर कर्वेचर बोलते हैं। इस वाले को, जैसे एक मिनट सुनो, मैं ये डायग्राम उल्टा बनाता हूं आपको, ये डायग्राम दूसरे हिसाब से बनाता हूं आपको, तो ये आपके समझ में आएगी। ये डायग्राम उल्टा करके बनाते हैं हम लोग। ये डायग्राम यहां से रब किया, इस डायग्राम को इस किताब के हिसाब से बनाते हैं कि ये भैया, ये हमारी ईसोफेगस ये हो गई, ठीक है बेटा। इस ईसोफेगस से ये निकला, ये हमारे ये वाला जे शेप का पोर्शन हो गया, ठीक है बेटे। ये स्टोमक ऐसे ही बना ना, इसके इस वाले पोर्शन को तो हमने बोल दिया फंडस। ये हो गई हमारी बॉडी, और ये हो गया हमारा पाइलोरिक एंड आएगा यहां पे, तो इसको तो क्या बोलेंगे बेटा, पाइलोरिक एंड। ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है बेटा। और ये जो कर्वेचर पाया जाएगा इसको बोलते हैं हम लेसर कर्वेचर। सही तो बोला था बेटा मैंने, सही तो बोला था। ये डायग्राम इसमें ऐसे ही बताया। अरे ईसोफेगस के पास में जो बड़ा कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर, उसको लेसर कर्वेचर बोला गया है। मैंने जो डायग्राम बनाया था वो यही तो डायग्राम बनाया था भैया, ये वाला डायग्राम, कि भैया इसको जो ईसोफेगस के पास जुड़ रहा है, इस ग्रेटर कर्वेचर को लेसर कर्वेचर बोला जाता है, और इस वाले कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर बोला जाता है। यही तो मैंने बोला है, ठीक है बेटी। मतलब तो वही है, इसमें डायग्राम को उल्टा कर दिया है। ये लेसर कर्वेचर हो गया और वो ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ठीक है बेटी। जैसे इसमें भी तो यही दिखाया है बेटा कि आपका लेसर कर्वेचर तो ये हो गया, और जो ये वाला कर्वेचर है आपका, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाऊं? सुनिए, दोबारा हम एक डायग्राम बनाते हैं और इस कर्वेचर को समझते हैं। ये लो, हमने निपटाया इस डायग्राम को। अब हम ये डायग्राम बनाते भैया, ये ईसोफेगस और ये हमारे, ये अब तो ये तो सिगार बन रहा है यार, ये हमारे, ये इधर से, ये यहां से निकला, ये यहां से निकला है ना बेटा। तो ये जो ऊपर का जो ये कर्वेचर है, इसको लेसर कर्वेचर बोला गया है, ठीक है बेटा। इसको लेसर कर्वेचर बोला गया है, और इसको कर्वेचर को ग्रेटर कर्वेचर बोला गया। अब सही हो गया? ये सही हो गया बेटी। इस एरिया को फंडस बोला गया है, इस एरिया को बॉडी बोला गया है, ये ग्रेटर कर्वेचर यहां तक, और ये यहां तक। इसके बाद में ये जो आ गया, इस एरिया को बोला जाता है पाइलोरिक एंड, और इस एरिया को बोला जाता है पाइलोरिक एंट्रम, और यहां पर आगे जो आएगा पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया, ठीक है। अब सही समझ में आया बेटा? ये डायग्राम को आप इस बुक के अंदर यदि देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर ये क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस डायग्राम को ऐसे समझने की कोशिश करिए कि लेसर कर्वेचर, जो आपके स्टोमक में जो ऊपर कर्वेचर बन रहा है उसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और जो नीचे कर्वेचर बन रहा है उसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। समझ आए बेटी? मैं आपको एक बार और समझा दूं कि हमारा जो ये स्टोमक है, इस स्टोमक के अंदर ये देखो, ये पूरा एक कर्वेचर बन रहा है ना, ये यहां से यहां तक, इस कर्वेचर को क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर, बड़ा कर्वेचर है ये। और जो ऊपर ये छोटा सा कर्वेचर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। अब तो समझ में आ गया, छोटे वाले कर्वेचर को लेसर कर्वेचर, बड़े वाले को ग्रेटर कर्वेचर। अब हमारे, जब हम बात करते हैं इसकी कि हमारे स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 रीजन में डिवाइड किया गया, फंडस, बॉडी और एंट्रम। पाइलोरिक इंस्पेक्टर के नजदीक वाले एरिया को एंट्रम बोला गया है। तो फंडस हमारा अपर मोस्ट पार्ट है, बॉडी हमारे बीच का पार्ट है, और एंट्रम हमारे लास्ट का पार्ट है स्टोमक का। बॉडी अपर मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक होता है, ये हमारे फंडस और एंट्रम के बीच में पाया जाता है। और एंट्रम हमारे लास्ट पार्ट होता है स्टोमक का, और इसका लोएस्ट एंड जो होता है एंट्रम, एंड ऑफ द एंट्रम फाउंड पाइलोरिक इंस्पेक्टर। ये पाइलोरिक एंट्रम जहां खत्म होगा,
जैसे ये जो पाइलोरिक एंड यहां खत्म हो रहा है ना बेटा, यहीं पे जो इंस्पेक्टर पाया जाएगा इसको पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रही? अब सुनो मेरे बच्चों, स्टोमक जे शेप का होता है, स्टोमक के ऊपर ये ईसोफेगस से कनेक्ट होता है, ये ईसोफेगस से जो इंस्पेक्टर से कनेक्ट होता है, इस इंस्पेक्टर को कार्डियक इंस्पेक्टर या ईसोफेजियल इंस्पेक्टर बोला जाता है। हमारे स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट फंडस होता है, दूसरा पार्ट बॉडी होती है। अब आपको तो पता है बॉडी कहां पाई जाती है, फंडस और एंट्रम के बीच के पार्ट को बॉडी बोलते हैं। फंडस सबसे पहला पार्ट होता है, एंट्रम जो हमारा पार्ट होता है ये लास्ट पार्ट होता है। एंट्रम कहां एंड करता है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर पे एंड करता है। और जो सबसे पहले जो ग्रेटर कर्वेचर पाया जाता है, ये देखो ये पूरा जो हमारा है ये क्या है, ग्रेटर कर्वेचर, बड़ा कर्वेचर। और जो ऊपर पाया जा रहा है ये लेसर कर्वेचर है, जो कि छोटा कर्वेचर है। समझ में आ गया ये स्टोमक की ये चीजें? आ गई होगी समझ में, बैठ गई दिमाग में। कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस, कई चीजें इधर से उधर माइंड को अफेक्ट कर देती है, तो ये हमें याद करना होता है और समझना होता है। हमारे स्टोमक की जो आउटर लेयर होती है उस लेयर को पेरिटोनियल लेयर कहते हैं। अब स्टोमक की जो हमारी आउटर लेयर होती है उसको पेरिटोनियल लेयर कहते हैं, और जो मिडिल लेयर होती है हमारे स्टोमक की वो मस्कुलर लेयर होती है। ये मस्कुलर के 3 पार्ट होते हैं बेटा। आउटर लेयर तो हमारी पेरिटोनियल लेयर हो गई, उसके बाद आ गई हमारी मस्कुलर लेयर। अब इस मस्कुलर लेयर के अंदर 3 मसल्स होती हैं। आउटर में तो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे, मिडिल के अंदर सर्कुलर फाइबर्स होंगे, और इनर लेयर के अंदर ऑब्लिक फाइबर्स होंगे। समझ में आया? आउटर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, मिडिल के अंदर सर्कुलर फाइबर्स, और इनर के अंदर ऑब्लिक फाइबर्स होंगे। और सबसे पहले आउटर लेयर पेरिटोनियल, फिर हो गई हमारी मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोसल लेयर, जिसके अंदर हमेशा हर जगह जहां सब म्यूकोसल लेयर पाई जाती है, हर जगह जहां सब म्यूकोसल लेयर पाई जाती है, इस सब म्यूकोसल लेयर में एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं हर जगह। जैसे बेटा इनर लेयर होती है, जैसे म्यूकस लेयर होती है, तो वहां तो म्यूकस मेम्ब्रेन ही पाई जाएगी। और यहां पे इनर लेयर म्यूकस लेयर होती है तो वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। सब म्यूकोसल लेयर के अंदर एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं। अब हमारे इस स्टोमक को सीलियक आर्टरी और उसकी ब्रांचेज ब्लड सप्लाई करती है, और वीनस ड्रेनेज पोर्टल वेन के थ्रू होता है। स्टोमक के जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो स्टोमक हमारा एक एंजाइम पेप्सिन सीक्रेट करता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। स्टोमक हमारा कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एंजाइम, जो कि किसके लिए हेल्पफुल है? प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। समझ में आया बच्चों? दूसरा, स्टोमक इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प इन द, स्टोमक जो है हमारा ये इंट्रिंसिक फैक्टर, एक फैक्टर पैदा करता है, एक एजेंट पैदा करता है, जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो स्टोमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। स्टोमक प्रोड्यूस, ये हमारा स्टोमक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेगा। स्टोमक HCl सीक्रेट करता है, HCl सीक्रेट करता है, और हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां से कैसे कैसे सीक्रेट हो रहा है। HCl सीक्रेट करता है जो कि बाहर के पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। स्टोमक हमारे फूड को रिसीव करता है, कहां से? ईसोफेगस से, और ये फूड को आगे ड्यूडेनम में भेज देता है। तो ये स्टोमक का काम हुआ बेटा। इस स्टोमक के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। अरे भैया तुम ये मत कह देना सर गैस्ट्रिक जूस पीना है आज मुझे, मैंने बोला क्या पीना है, बोला सर गैस्ट्रिक जूस। तो भैया मैं कैसे निकालूंगा गैस्ट्रिक जूस? आपसे मैंने पूछा क्या जूस पियोगे, आपने बोला मैंने तो उम्मीद रखी थी अनार का, केला का, मैंगो का, मौसमी का, आपने बोला नहीं सर मैं तो स्पेशल गैस्ट्रिक जूस पीती हूँ। तो गैस्ट्रिक जूस तो अभी कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये तो आपके अंदर आत्मा में छुपा हुआ गैस्ट्रिक जूस है जो आपके स्टोमक में पाया जाता है। हाँ साहिल आया नहीं है, असाहिल है हमारे पास, इसके पास ओवर प्रोडक्शन होता है। द साइज ऑफ द स्टोमक वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ फूड, 20 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड इन ए डे। अब भैया गैस्ट्रिक जूस कितना सीक्रेट होता है?
20 लीटर इन ए डे, एक दिन के अंदर 20 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। ये देखो भैया कितना खतरनाक सिस्टम हमारे भगवान ने सेट करके दिया है। इन ए डे गैस्ट्रिक जूस मिक्सेड विद द फूड, और खाने के साथ मिल जाता है। अब तुम ये बताओ, इन सब चीजों को हम यदि बाहर खाने में मिला के लें तो खा पाओगे? नहीं। ये अरे इन सब चीजों को हम तुम्हें बाहर मिला के दे दे तो तुम खा पाओगे क्या? अरे तुम भाग जाओगे। ये तो अंदर मिलावट जारी है। और अंदर क्या क्या मिलेंगे? बहुत बड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है। अभी तो आपने खाया है, अभी तो आपका खाना स्टोमक तक पहुंचा है। हम बाहर तक निकाल के बताएंगे आपके खाने को कि आपने जो खाया था उसमें से क्या क्या कंटेंट बाहर आया है। और हमारी बॉडी ऐसी है कि हमारे रेक्टम में भी यदि फूड का जो एक्सक्रीजन जो सिस्टम भरा पड़ा ना, उससे भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अरे हमारे रेक्टम में भी जो खाने का बेस्ट प्रोडक्ट भरा पड़ा है ना, तो हमारे भगवान ने यहां भी सिस्टम सेट कर दिया है। अरे कचू, उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जा रहे हो ना, तो उनको भी खींच लो, पूरा ही वेस्ट जाने दो। तो वहां भी एब्जॉर्प्शन का सिस्टम लगाया है। ऐसा सिस्टम तुम नहीं बना सकती हो सोनाली, ये बना बनाया आता है। सोच सकते हो साइंस ऐसा डेवलप कर सकती है? मुश्किल है, मुश्किल है ये साइंस का। गैस्ट्रिक जूस का आया बेटा। गैस्ट्रिक जूस हमारे खाने के साथ मिक्सअप होके बोलस बनाता है। गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट वाटर होता है जो कि खाने को लिक्विफाई करने के काम आता है। लिक्विफाई मींस लिक्विड बनाता है। गैस्ट्रिक जूस एसिडिटी करता है फूड के अंदर, एसिड बनाता है, एसिडिक फूड कर देता है, जिससे कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो किल हो जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl पाया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके अंदर एंजाइम लाइपेज पाया जाता है जो कि डाइजेशन करता है किसका? फैट का। तो भैया ये याद रख लो, एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। ये लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। समझ में आ गया भाई अतिका? ये याद कर लेना। मैं कल पूछूंगा तुम क्या खा के आई हो, तुम कहोगी पराठे, तो मैंने बोला उसमें क्या होता है, तो इसने बोला फैट। तो मैं पूछूंगा फैट का डाइजेशन कौन करता है, तो इसका रिप्लाई आना चाहिए हमारे स्टोमक के अंदर लाइपेज एक एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर इंटेंसिक फैक्टर पाया जाता है जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। अब स्टोमक के साथ में भैया एक जो असेसरी ऑर्गन है हमारा लीवर, इस लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं कि लीवर क्या सिस्टम है। समझ में आया? अब इसको हम मिटा देते हैं। स्टोमक जी आप थोड़ी सी देर आराम और विश्राम कर लीजिए जब तक हम लीवर को छेड़ लेते हैं। हाँ, अब हम लीवर की जब हम बात करते तो लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर हमारी क्या है बेटा? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब कई लोग ये पूछते हैं सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो मैं ये कहता हूं लीवर इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लीवर का वजन 1 से 2.25 किलो होता है, मींस 1 से 2.3 kg वेट होता है लीवर का। लीवर का मजबूत होना जरूरी है। इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में पाया जाता है और डायफ्राम के बिलो रहता है। इसको राइट हाइपोकेंड्रियक रीजन में पाया जाता है क्योंकि लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन में तो आपका स्टोमक लटका हुआ है और राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन में आपका लीवर है। राइट हाइपोकोंड्रियक एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन इन द रीजन ऑफ राइट हाइपोकोंड्रियक में थोड़ा सा इधर एपिगैस्ट्रिक की साइड और कुछ पोर्शन लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक की तरफ थोड़ा बहुत जाता है, बाकी जाता नहीं है। लोब्स ऑफ लीवर की जब हम बात करते हैं तो लीवर के 4 लोब होते हैं बेटा। लीवर के 4 लोब होते हैं, एक तो राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। कौन सा भैया? एक तो हो गया राइट लोब, दूसरा हो गया लेफ्ट लोब, तीसरा हो गया कॉर्डेट लोब और चौथा हो गया क्वाड्रेट लोब। ये 4 लोब होते हैं, किसके अंदर होते हैं? लीवर के अंदर ये पाए जाते हैं। ये लोब्स छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये लोब किससे मिलकर बने होंगे? लोब फॉर्म्ड बाय लोब्यूल्स। लोब्यूल्स मींस स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स। जैसे एक लोब ये हो गया,
इस लोब के अंदर छोटे छोटे जो ये पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्यूबाइकल शेप्ड सेल से बने होते हैं जिनको हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। ये जो लोब्यूल्स हैं, ये लोब्यूल्स हमारे क्यूबाइकल सेल्स से बने होते हैं, ये जिसको क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स। अरे मेरे बच्चों कितना बढ़िया लिखा हुआ है, धन्य हो गए हम ऐसी किताब पाके। कि हमारे लीवर के अंदर 4 लोब होते हैं। पहले लोब का नाम है राइट लोब, दूसरे लोब का नाम है लेफ्ट लोब, तीसरे लोब का नाम है क्वाड्रेट लोब, चौथे का है क्वाड्रेट लोब। ये लोब छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। इन लोब्यूल के अंदर क्यूबाइकल सेल्स पाई जाती है जिनकी स्ट्रक्चर क्यूबिक शेप की होती है। ये क्यूबाइकल सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हेपेटोसाइट्स two columns which are drained by central